रिएक्ट में अभी तक क्या देख लिया है, उसका इंस्टॉलेशन देखा, फिर हमने जेएसएक्स देखा कि किस तरह से जेएसएक्स लिखी जाती है ना। अब हम देख रहे हैं कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या होता है, क्या एक्चुअल में रिएक्ट के कंपोनेंट होते क्या है। तो अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम थोड़ा सा कोडिंग से बाहर आते हैं। बाहर आ जाए और जिसको नींद आ रही है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो। एनीवन, आपको नींद आ रही है ना? चलो। नहीं नहीं, इनको आ रही है। तो ये बताओ, मैंने जेएसएक्स के बारे में क्या बताया? इधर देख लो, ये बता देगा मेरे को, वो तो खुद सोच रहे हैं, उनकी शक्ल भी दिख रहा है, क्या क्या था एक बार। इनके ना चेहरे रीड करके बता, आप जवाब दे रहे हो, ये सब सोच रहे हो, आप हमसे पूछेंगे, रिकॉलिंग हो रही माइंड। तो वो माइंड में उनके भी नहीं आ रहा। केमल केस। केमल मतलब क्या होता है? ऊँट होता है। उस वर्ड से याद रखते हैं कि केमल, केमल केस मतलब क्या कर रहे हैं, केमल में हम फर्स्ट स्टार्टिंग में स्मॉल रख रहे हैं, बाद में कैपिटल रख रहे हैं। और ऊँट का भी क्या होता है, ऊंचा रहता है ना। उसका वैसे ही ऊपर नीचे वाला काम होता है, वैसे ही वर्ड्स में इसमें ऐसे ऊपर नीचे वाला काम है। अब सोचो अगर तीन नाम जुड़ जाए, जैसे यहाँ लिखा मैंने प्रोडक्ट कार्ड है ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगी, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्मॉल स्मॉल रहेगा पूरा, और पीछे सी कैपिटल हो जाएगा, है ना। और मैं इसमें नाम लिखना है मेरे को, प्रोडक्ट कार्ड कैटलॉग, पूरा एक नाम है मेरा, वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया प्रोडक्ट कार्ड कैटलॉग, तो इसमें क्या क्या कैपिटल होगा? उसके बाद अगर कैटलॉग लिख रहे हैं तो स्मॉल रहेगा, और प्रोडक्ट अपने आप में एक वर्ड है, कार्ड अपने आप में एक वर्ड है, कैटलॉग अपने आप में वर्ड है। तो प्रोडक्ट पूरा स्मॉल हो जाएगा, कार्ड का सी कैपिटल हो जाएगा, कैटलॉग का भी सी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐसे वर्ड्स जिसका अगर सेपरेट सेपरेट कर दो तो भी अपने आप में मीनिंग निकलता है, उनको जोड़ते हैं तो सेपरेशन दिखाने के लिए एक तरह से कैपिटल वर्ड लिख देते हैं। अब देखो, कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट होता क्या है? जिस तरह से हम मकान बनाते हैं, थोड़ा सा कोडिंग से निकलते हैं और एक चीज है, हम मकान बनाते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं? ईट यूज करते हैं, ब्रिक्स पता है ना सबको, ईट। अब सोचो, आज उमेश ने मकान बनाना स्टार्ट किया। उमेश सोच रहे हैं कि मैं ईंटें एक एक ईंट जोड़ जोड़ के मकान बनाऊंगा, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि ईंट जोड़ूंगा तो ठीक है, ठीक है, ईंट बनाऊंगा भी आज ही मैं, है ना। तो है ना। तो उमेश क्या कर रहे हैं, पहले एक एक ईंट बना रहे हैं, उनको भट्टी पे सेकेंगे, उसके बाद उसको मकान में लगाएंगे, फिर एक ईंट बनाएंगे, फिर उसको सेकेंगे, फिर मकान बनाएंगे, है ना। उमेश तो सोचा नहीं नहीं, मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा, इससे तो मुझे सालों महीनों बीत, मतलब महीनों क्या सालों बीत जाएंगे मकान बनाने में, एक रूम बनाने में ही साल लग जाएगा, एक एक ईंट बनेगी लगाएंगे, है ना। उमेश ने सोचा थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए, तो उमेश क्या करेंगे, ईंट पहले से बना के रख लेंगे खुद ही, और या खुद बन रख ले, खुद किसी से बनवा ले और रख ली। और जब भी मकान बनाना है इनको, 3 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी, या 1 महीने बाद ही, तो उस ईंट का यूज करके जोड़ जोड़ के पूरा मकान बना ले, है ना। एक तरीका तो ये हुआ। आप दोनों में से कौन सा तरीका चूज करेंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, उसी टाइम पे हम ईंट बनाने बैठेंगे और उसी टाइम पर ईंट, है ना। तो इजी तरीका हुआ सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि उसमें हम टाइम कंज्यूम भी नहीं हो रहा है, हम किसी से पैसे देके बनवा सकते हैं ईंट, है ना। अगर हम चाहते हैं कि मजबूत, हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल सोना चांदी की पॉलिश करके ईंट बनाए, तो हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी बनवा सकते हैं। हाँ, मतलब कोई चाहे कि हमें, सिर्फ सोने की लंका थी, उसी तरह से कोई चाहे मेरा घर सोने का हो, तो वो एक एक ईंटें बनवा ले और फिर वो जुड़वा ले, और या फिर वो ईंट बनवा के रखवा ले और फिर जोड़ ले। अब इतना क्लियर है ना। तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ जा रहे हो, ये दिमाग में रखना है ना। अब कोड पर आते हैं। क्या? क्या? गूगल से मंगवा लोगे क्या? देखो, अब कोडिंग के एग्जांपल पर चलते हैं। कंपोनेंट को समझ लो, ये ब्रिक्स है, मतलब ईंट है ना। और वेबसाइट को समझ लो आपका एक घर है ना। अब रिलेट करना है आपको चीजें। वेबसाइट क्या हो गई, आपका घर हो गई, और कंपोनेंट्स क्या हो गए, आपके ब्रिक्स हो गए, है ना। अब आपको क्या करना है, एक एक ईंट जोड़ते जाना है और मकान बना लेना है।
उसी तरह से एक एक आपको क्या बोलते हैं, रीड के कंपोनेंट यूज करते करते वेबसाइट बना लेना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स दे रही हूँ वापस से, इतना समझ में आया? थोड़ा तो ये समझ में आया कि कंपोनेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम जोड़ जोड़ के महल खड़ा कर सकते हैं पूरा, है ना? उसी तरह मतलब इनको जोड़ जोड़ के वेबसाइट बना सकते हैं ना, ब्रिक्स को जोड़ के जिस तरह से महल बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अ कंपोनेंट इज लाइक अ रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक। अब बिल्डिंग का नाम यहाँ मतलब बिल्डिंग नहीं बना रहे हम, है ना? वो बिल्डिंग नहीं, बिल्ड मतलब कि बनाना, बिल्ड बिल्ड करना, ठीक है? रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक इन रिएक्ट, जस्ट लाइक हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, रिएक्ट इज मेड ऑफ कंपोनेंट्स। ये मैंने समझाया एग्जांपल अभी, आया समझ में, है ना? एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, हेडर, फुटर, साइड बार, प्रोडक्ट कार्ड, इस तरह से अलग अलग सेपरेट सेक्शंस देखे आपने। अब जैसे इसी वेबसाइट की अगर बात करूँ तो मेरा एक ये साइड बार दिख रहा है ना? ये एक हेडर सेक्शन दिख रहा है, ये हेडर सेक्शन है ना, व्हाइट कलर की पट्टी पूरी। इसके अंदर मेरा हेडिंग सेक्शन अलग है, लोगो का सेक्शन अलग है। अगर मैं इसमें बात करूँ, ये बटन का सेक्शन अलग है। अलग 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 सेक्शंस में बटे हुए हैं। अब ये जो एक कंपोनेंट, ये साइड बार एक कंपोनेंट है, ये हेडर एक कंपोनेंट है, नीचे एक फुटर भी होता है वेबसाइट में, वो भी एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो या फिर प्रोडक्ट कार्ड, जैसे कि आप शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि आप एड टू विश लिस्ट कर देते हैं या फिर एड टू कार्ट कर देते हैं, तो आपको एक अलग से पेज में दिख जाता है सब कुछ आइटम्स। तो वो भी अपने आप में क्या है, कंपोनेंट्स के थ्रू काम करता है। ठीक है, तो आया समझ में? अब ये साइड बार और ये सब मिलकर ही तो हेडर, फुटर, साइड बार और मेन कंटेंट, ये चारों मिलकर ही क्या बनाता है, हमारी एक वेबसाइट बनाते हैं। अब ये अगर यही ना लगा तो वेबसाइट में दिखेगा क्या? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये एसेंशियल चीज़ है। तो बस यही चीज़ है कि आप ना पहले से वेबसाइट का एक हेडर बना के रख लो अलग से फाइल में, एक फुटर बना के रख लो अलग से फाइल में, साइडबार बना के रख लो अलग से फाइल में, प्रोडक्ट कार्ड बना के रख लो पहले से अलग से फाइल में। अब एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बन रही है सपोज़, है ना? तो ई-कॉमर्स वेबसाइट बन रही है तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट कार्ड तो होंगे। ई-कॉमर्स मतलब कि परचेज़ करने वाली वेबसाइट, चाहे मीशो हो, अमेज़न हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर एनी मिंत्रा हो, ठीक है? इन सब में प्रोडक्ट सेक्शन तो होंगे। इन सबको शो करवाने ही करवाने होंगे और शो करवाते शो करवाते टाइम इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सबको चाहिएगा हेडर फुटर सब पेज में, है ना? तो ये क्या कहते हैं, पहले से हेडर फुटर बना के रख लेंगे और हेडर फुटर को बस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं एक तरह से, कॉल करते जा रहे हैं। ये समझ लो कि पहले से हमने फंक्शंस को प्री डिफाइन कर दिया है और उसको सिर्फ हम कॉल करेंगे जब जब हमको नीड लगी, बस हमको फंक्शन कॉलिंग करना रहेगी तो सब काम हो जाएगा, कोड पूरा लिखना नहीं पड़ेगा बार बार। इतना क्लियर है ना? ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट और दूसरा होता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट को देखना भी नहीं है क्योंकि वो यूज भी नहीं होता, बहुत पहले डेप्रिकेट हो चुका है। अभी जो चलता है मोस्ट कॉमन क्या है, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, अब फंक्शन कंपोनेंट में देखते हैं कि क्या चीज है। वही सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो बनाते हैं उन्हीं को हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। देखो, सिंपल सा है कि आपने जो फंक्शंस बनाए ना उसको हम यहाँ पे कंपोनेंट कहेंगे, तो मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कंपोनेंट्स एक्चुअल में कैसे लिखेंगे। आपको बस ये बताना जरूर था कंपोनेंट्स है क्या, क्या इसकी स्पेशलिटी है। विदाउट कंपोनेंट्स आप किसी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? कि कंपोनेंट के बिना कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं वेबसाइट का, उसका हेडर और नेम बार तो ये चाहिएगा ही। ठीक है, उसके बाद इजी टू यूज है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स को सपोर्ट करता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इनको सबको सपोर्ट करता है। ये सब चीजें क्या होती है कि अपन वन बाय वन आखिरी में पढ़ेंगे। आखिरी में से मतलब ये कि लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, देख के समझ में आ रहा है क्या? आया देखिए समझ, क्या समझ में आया देखिए। करण ऐसा बोलो मेरे कान तक आवाज आया। हाँ, देखो मैं ऊपर बोल रही थी ना, आपको सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखना है और आपको ये टैग लिखना है ना? तो ये लिखी जाती है, हवा में नहीं लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे हमेशा किसी ना किसी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है? हाँ, ड्यू टेल लगाएगा अपन दो फिर थोड़ा और दो कभी को अपन उनको रिटर्न करवाते पर शर्त क्या है, वो डिव सिर्फ लगा एक डिव के अंदर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर तो एक ही टैग था इसलिए हमने डिव टैग में लगाया, है ना? अब ये समझ में आया
कंपोनेंट से आपको समझ आ रहा है, फंक्शन जो हमने पहले बनाए थे वैसे ही फंक्शन है, कुछ नहीं अलग से इसमें। अब क्लास कंपोनेंट हम नहीं पढ़ेंगे, ओल्डर वे। उसके बाद चलो एक हम ये बता देते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होने वाली है। ओके, अभी हमने ये देख लिया कि कंपोनेंट्स होते क्या है। अब कंपोनेंट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है, वो देखेंगे। देखो, हमने एक चीज पढ़ी है, हमेशा लाइब्रेरी और या ये जो होती है क्या करती है, अपने लैंग्वेज के काम को आसान करती है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के काम को इजी बनाने के लिए रिएक्ट आई थी, है ना। तो उसमें क्या करा, उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि भैया अगर आप सोर्स फोल्डर के अंदर, अगर आपको एचटीएमएल लिखना है, पहले आता है HTML, अगर आपको सीएसएस लिखना है या जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप हमेशा सोर्स फोल्डर के अंदर ही लिखोगे। हमेशा आपको एसआरसी ही नाम देना है। और इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाना है, पेजेस नाम से बनाना है, जो भी बना के उसके अंदर आप कितनी भी फाइल्स रख सकते हो। मतलब कि आपको कोई रोक टोक नहीं है कि इसके अंदर 10 फाइल रखना है, 12 फाइल रखना है, या फिर आपको ऐसी भी कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं नहीं आप इसके सामने इसको इस फाइल को नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सारा काम क्या होगा, सेपरेट होगा सोर्स फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, वेलकम डॉट जेएस। दिख रहा है हमने क्या करा, सोर्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट नाम से एक ऐसे फोल्डर बना दिया और उसके अंदर दे दिया वेलकम डॉट जेएस। हाँ, सोर्स फोल्डर के अंदर। नहीं नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये कंपोनेंट्स फोल्डर का नाम है। कि हम एक्चुअल में क्या किस तरह से फाइल क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर बनाएंगे हम, मतलब बाय डिफॉल्ट सोर्स फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा। उसके अंदर आपको कंपोनेंट्स आया है समझ में। आगे बढ़ते हैं, वेलकम डॉट जेएस में देखो, सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है आपको, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आपको ना हर जावास्क्रिप्ट की फाइल में ये लिखना ही लिखना है, दिस इज कंपलसरी। अब क्यों लिख रहे हैं हम ये, फाइल को एक्सपोर्ट करा है और एक्सपोर्ट करा है। इसका एक और चीज ये भी है, ये हम ऐसे हाँ लिख रहे हैं वो सही है। क्यों लिख रहे हैं हम इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, देखो इम्पोर्ट मतलब होता है उसको लेना, उसको यूज करना। आप देखो यहाँ पर 2 बार रिएक्ट दिख रहा है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इन दोनों रिएक्ट में क्या डिफरेंस है बताओ। पहले वो स्मॉल लॉस करेगी। वो तो लिखा हुआ है, हाँ वो सम आप सही बोल रहे हो, वो एक तरह से कैपिटल स्मॉल तो दिख रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर जो बाद वाला रिएक्ट है वो क्या एक फाइल का नेम है, है ना। और जो रिएक्ट है वो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ एक फंक्शन है। कैपिटल वाला रिएक्ट एक फंक्शन है जो कि उस रिएक्ट नाम की फाइल के अंदर लिखा हुआ है। आया समझ में। और ये प्री डिफाइंड है, इसको हम यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट लिख दिया, हम उसका यूज अभी नहीं करना चाहते। ठीक है, आया समझ में। ओके, और ये वाला तो वही चीज है ऊपर से जो लिखी है हमने। और इसको अब एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट करते टाइम सिर्फ आपको लिखना है एक्सपोर्ट, और पीछे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके कंपोनेंट का नाम लिख देना है। इज दैट क्लियर। आप 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको देख लो। एक्सपोर्ट करते हुआ राइट कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है इसका आपको नाम जो भी लोगे ना एक्सपोर्ट डिकोड करके डॉक्यूमेंट का जो नाम ही रखता है। देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक एफ.जेएस फाइल बनाई है ना। अभी ऐसा जरूरी नहीं एफ.जेएस ही नाम दो, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक इन केस अभी यहाँ पे एफ.जेएस में क्या लिखा करो। देखो, मैं चाहूँ ना तो आपको रिएक्ट का डायरेक्ट फोल्डर पे भी ले जा सकते हो, है ना, आपको अपग्रेड करवा के करवा सकते हो सब कुछ। लेकिन मैंने अपग्रेड करना सिखा दिया है। अब उसके अंदर हम कोड किस तरह से लिखेंगे, ये वन बाय वन धीरे धीरे चलेंगे ना, तो ही आपके दिमाग में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्ट के अंदर कोड लिखने लग जाऊंगी ना, तो आपको दूसरे दिन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा था और क्यों लिखा था। इसीलिए हम वन बाय वन एक एक चीज का मतलब देख रहे हैं। तो आपने यहाँ लिखा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, अब ये तो मतलब समझ में आएगा। देखो मैंने कहा था कि कोई सी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हो रिएक्ट के अंदर, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। फाइल का नाम तो नहीं हो सकता। हमेशा
फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम सिमिलर होना चाहिए, बस वो कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आपको। फाइल का नाम स्मॉल रख सकते हो लेकिन फंक्शन का नाम कैपिटल होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कंपोनेंट कहलाएगा, वरना वो नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा। तो लिखने में कोड सही होना है कि रिएक्ट, ये इसका रिएक्ट लिखा हुआ है, फ्रॉम रिएक्ट भी सेम ही होना चाहिए, फाइल का नाम भी कुछ और नहीं करता ठीक है, मान लिया। क्या हुआ? है। रुको, एक सबसे पहले हमने लिखा import react from react। इसका मतलब ये है कि आप जो नॉन मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हो ना, जब हम npx create react टाइप करते हैं, एक नॉन मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बन जाता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। एक कमांड चलाते हैं हम npx create react ऐप, इससे हमारा पूरा react का ऐप बनता है, साथ ही साथ नॉन मॉड्यूल्स फोल्डर भी बन जाता है। अब उस नॉन मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर क्या चीज होती है, वो सारे पैकेजेस होते हैं जो कि हमको react के अंदर चाहिए होंगे उसको रन करने के लिए। वो पैकेजेस क्या होता है, पैकेजेस अगर वर्ड नहीं समझ में आता है, समझ लो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो कि उसके अंदर लिखे हुए हैं, ऐसा मान के चलो, है ना। अब वो फंक्शंस को हम क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर कॉल कर लेते हैं। कॉल करना तो पता है ना, फंक्शंस कॉलिंग। हम जहां जिसकी जो जरूरत पड़ती है हम उसको सिर्फ कॉल कर लेते हैं। इतना समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर ये समझ लो कि एक रिएक्ट नाम का एक फाइल है, उस फाइल के अंदर नॉन मॉड्यूल्स के अंदर रिएक्ट नाम की फाइल है, उसके अंदर रिएक्ट नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे यूज कर पाए, है ना। क्योंकि अगर हम यही नहीं करेंगे और रिएक्ट, अगर हम रिएक्ट एक्चुअल में रिएक्ट का कोड लिख रहे हैं, अगर यही नहीं करेंगे तो फिर रिएक्ट चलेगी नहीं, है ना। उसके बाद सेकंड हमने लिखा इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ लाइक वेलकम। अभी आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्यों लिखा हमने ये। अच्छा चलो ये बताओ, कौन बताएगा कि क्या चीज है। योगिता 2 मिनट रुकना है ना। ऐसा ऐसे बोलो कि योगिता को आवाज जाए, योगिता बताएंगे कि सही बोल रहे हो या गलत, इसलिए। अरे उमेश और धीरे हो गए। बोलो, बेझिझक गलत सही चलेगा, डोंट नो। कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर वेलकम नाम की फाइल है कोई। सही है, वेल डन। और कोई? सही है, ऑब्वियसली हमने ऊपर सोर्स फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया था, हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर वेलकम डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई है। और आपको हमेशा मैंने बताया कि जब भी हम नोड से फाइल रन करते थे, तभी हम सिर्फ नोड लिख के और लिख देते थे फाइल का नाम, और टर्मिनल में रन हो जाता था, हम पीछे डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे ही इसके अंदर सेम चीजें, हमें पीछे डॉट जेएस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वेलकम क्या चीज है ये? हाँ, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये कौन सा हमने ह्यूमन तो वो भी होगा, ठीक है, लेकिन ये हमने खुद ही यहाँ पर बनाया है। हम वेलकम की जगह कुछ भी बना सकते हैं, एप नेम या एनीथिंग, जो भी फंक्शन बना सकते हैं वो बनाया। तो हमने बस क्या करा, ऊपर एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा और वेलकम लिखा था, उसको हमने दूसरी वाली फाइल में इंपोर्ट किया। अब कौन सी वाली फाइल में बना था, वेलकम डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई हमने, उसके अंदर वेलकम नाम का एक कंपोनेंट बना लिया था। भैया हमने ये बना के रख लिया, एक तरह से ये कह लो कि हमने ईंटें बना के रख ली, ये ईंट समझ लो, वेलकम एक ईंट है जो कि बना के रख ली, अब इसका यूज करेंगे हम आगे जाके। इस तरह से हेडर फुटर भी बना के रख सकते हैं, अलग हेडर डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस, साइड बार डॉट जेएस, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस, इस तरह से अलग 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 जेएस फाइल बना के रख सकते हैं। और वो सारी जेएस फाइल किसके अंदर बनाएंगे हम, हमेशा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाएंगे। देखो ये स्ट्रक्चर वे होता है, क्योंकि देखो आप कंपोनेंट फोल्डर फिक्स नहीं कि नाम रखना है, आप उसकी जगह कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि अ, मेरी बनाई हुई वेबसाइट, सपोज फोल्डर का नाम ये रख दिया आपने, मेरी बनाई हुई वेबसाइट। अब आप चाहते हो कि भैया मैं तो पूरी वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहा, करण उमेश बोल रहा है कि मैं तो पूरी नहीं बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊं, जब मैम ने प्रोजेक्ट दिया है तो आधी कोई और बनाए आधी मैं बनाऊं, या फिर सब अपना पोर्शन डिवाइड करें। अब आपने बना दिया मेरी बनाई हुई फाइल नाम से एक फोल्डर बना दिया, ये नाम रख दिया, नाम मजे मजे में बना दिया, या आप अपने खुद के नाम से उमेश नाम से फोल्डर बना दिया। अब आपने इनको दिया कोड, है ना, और फाइल्स के नाम भी कुछ दोस्तों के नाम पे रख दिया, जैसे उमेश डॉट जेएस, शिवम डॉट जेएस, है ना, योगिता डॉट जेएस, ये ऐसे रख दिया। अब आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आपको ये पता रहेगा कि किसी भी डेवलपर को अगर आप आपका कोड देते हो कि योगिता डॉट जेएस में क्या लिखा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट है, नहीं पता रहेगा, कहाँ जोड़ोगे, नहीं। लेकिन अगर आप ये नाम देते हो हेडर डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस, तो आपके ग्रुप का नहीं भी है जो पर्सन, अदर पेज का पर्सन है, उसको भी अगर आप फोल्डर शेयर करोगे तो उसको पता चल जाएगा ना फाइल के नाम से कि क्या यूज हुआ है ना। तो वैसे ही इसके कुछ फिक्स रूल्स है कि आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपका कोड ना बहुत स्ट्रक्चर में दिखेगा, और आप उस कोड को अगर किसी और को शेयर करोगे तो देखते समझ जाएगा, अच्छा ये इससे ये काम हुआ, है ना। अब ये चीज देखो, हमने यहाँ पर क्या करा,
जैसे कि हमने वेलकम डॉट जेएस बनाई थी वैसे एप डॉट जेएस बनाई है। इसके अंदर क्या करना है, हम वेलकम डेट और वेलकम वाली फाइल का यूज इसके अंदर करेंगे। हमने प्री डिफाइन कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी सेम हमने वेलकम इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करा, फंक्शन बनाया वेलकम नाम से। एप, सॉरी वेलकम नहीं, एप नाम से फंक्शन बनाया। दिख रहा है एप नाम का फंक्शन? ये कंपोनेंट है, इसको बोल सकते हैं एप नाम का एक कंपोनेंट बना लिया हमने। एक चीज याद रखना, एप नाम के कंपोनेंट का हमेशा ए कैपिटल होगा, मतलब कि कंपोनेंट का नाम बनाते टाइम हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। जब वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करते हैं तो हमको केमल केस यूज करना होता है, और जब हम फंक्शंस का नाम बनाते हैं तो इसको पास्कल केस बोलते हैं, है ना। केमल केस और पास्कल केस में इतना सा डिफरेंस है कि केमल केस में जो लेटर्स होते हैं वो फर्स्ट स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर से, और जो सेकेंड वर्ड उसमें ऐड हो रहा है वो हो जाता है स्मॉल, है ना। और जो पास्कल केस है उसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, और बीच में अगर वर्ड जुड़े वो भी कैपिटल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, ये क्या है, पास्कल केस है। रिटर्न कीवर्ड लिख दिया भैया हमने, हाँ लिख दिया। हमेशा मैंने एक चीज बताई है कि एक ही डिव होगा, उसके अंदर आप कितने भी टैग लगा सकते हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैन एप और वेलकम। अब आप ये सोच रहे हो कि ये किस टाइप का टैग है, आया मन में क्वेश्चन? ये फंक्शन कॉलिंग है यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट कॉलिंग एक तरह से। कॉलिंग फंक्शन कॉल कैसे करते थे हम, वेलकम नाम का अगर फंक्शन बनाया तो हम लिखते थे वेलकम पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ये फंक्शन कॉल हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिएक्ट के अंदर फंक्शन कॉलिंग, तो हमको बस इतना लिखना है, करली ब्रेसेस लगा वेलकम लिख दिया, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब आया समझ में? और ये तो कमेंट, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था कमेंट का सिंटेक्स है, तो बस ये ड्यू क्लोज। और अब हमने क्या करा, वेलकम नाम के कंपोनेंट का यूज किया एप डॉट जेएस के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इस एप डॉट जेएस का यूज करे कोई और, है ना। तो आपने यहाँ पर लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एप, ठीक है। एक्सपोर्ट लिखोगे तभी वो तीसरा पर्सन इस एप को यूज कर पाएगा, नहीं लिखोगे तो इस एप को यूज नहीं कर पाएगा। हम इंपोर्ट करेंगे तभी हम वेलकम का यूज कर पा रहे हैं, हमने ऊपर इंपोर्ट किया है तो ही ये वेलकम यहाँ पर कॉल हो रहा है, वरना अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ ये लिख दिया और अगर ये लाइन नहीं लिखी तो वो कॉल नहीं करेगा, वो बता देगा अनडिफाइंड, है ना, या नॉट एग्जिस्ट बता देगा। इतना क्लियर है ना। ये सोचो कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें समझा के चल रही हूँ, तब जाके मैं बड़ा सा पहाड़ आपके सामने रखूंगी। ओके, देखो नेमिंग कन्वेंशन जो मैं आपको ऊपर बता रही थी, वही सारी चीजें यहाँ पर है। देखो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बताया, यहाँ पर सिर्फ एक छोटी छोटी फाइल्स थी, कंपोनेंट्स बताया मैंने क्या होते हैं। आया समझ में कि कंपोनेंट एक्चुअल में होते क्या है ना। अब कंपोनेंट्स के नेम रखने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स आप पढ़ लो, सामने देखिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा, तब तक मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है, देख के समझना है 1 मिनट बाद। देखो ये पढ़ने के बाद ये रियल लाइफ एनालॉजी ये भी पढ़ना है आपको, ओके। वैसे वो स्मॉल जो प्रोसेसर कोई करी वो से बड़ा तभी तो स्मॉल में कर सकते हो ओके तो लोग सबसे होता है करेंसी अलग अलग नाम प्रोडक्ट कार्ड है पास करते हो सब हेलो तो पास का हो गया पापा तो की वही हो गया गाँव वो आ रहा है बताओ से आप कहाँ पे हो अभी मैंने वो बात लगे रहते हैं गाँव पे गए होते हैं यहाँ पाँच अपनी के तुम आपका तो चलो मैं भी बच्ची सभी ने पढ़ा। अरे यार लड़कियों से ज्यादा गॉसिप्स करते हो आप लोग। पायल दीदी, हाँ, LEGO क्या होता है ये? LEGO, अच्छा ये नीचे ये थोड़ा सा छोड़ दो। ये अब मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगी। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि कोडिंग का वर्ड है, ये कुछ और है, इसलिए मैंने बोला कि इसको छोड़ दो। और वही तो कोडिंग का नहीं तो अलग रियल लाइफ का कुछ होता है एग्जांपल मैं अगर वो कोडिंग का टर्म होता तो समझाती, इसलिए मैंने सोचा ठीक है रियल लाइफ टर्म से अब मकान बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं इस तरह से।
ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये तो अभी बताया मैंने, वही है नहीं। पास्कल केस वगैरह। ओके। हम्म। ठीक है, ये आपको भी समझ में आ गया। ये वही चीज है कि हर एक ब्लॉक अपने आप में इंडिविजुअल बना के रख लो, फिर यूज कर लो, बस। आया समझ में ना? ओके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो टिप्स है वो थोड़ी सी याद रखनी, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने जो ऊपर तरीका देखा, वो तरीका ये है। देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा था ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम, और इसको इंपोर्ट कर रहे थे तो हमने लिख दिया इस तरह से, है ना? फाइल का नाम लिख के हमने इंपोर्ट किया था। अब चार्जर उधर ही है वो। हाँ उधर है। देखो, ये हमारा एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तरीका है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। सेकेंड होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट, इसमें हम मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए एक फाइल के अंदर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमको इस तरह से लिखना है, कर्ली ब्रेसेस लगा के, या कोमा लगाते जाओ, वेलकम, कोमा हेडर, कोमा फूटर, इस तरह से एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है? वो आप ना यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक दो तरीके बता रही हूँ, इन चीजों से मतलब नहीं है नीचे की, बाकी ये दो तरीके आने चाहिए आपको। नीचे तो बेवकूफ बनाने वाले तरीके एक तरह से हो, इसलिए मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। इन दोनों तरीकों को एक बार देख लो। आया समझ में? आ गया ना? ओके। अब समरी की अगर बात करें, ओवरऑल क्लास की समरी क्या है, वही चीजें हमने आज क्या देखा, कंपोनेंट्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स की हेल्प, कंपोनेंट्स दो तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फंक्शन कंपोनेंट और एक और क्लास कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट सबसे प्रिफर्ड वे है क्योंकि वो अभी चल रहा है, इसलिए मैंने वही एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसी को अच्छे से सीखना है। ठीक है, कंपोनेंट्स हम बना लें, मस्ट हमको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हम उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, है ना? और अगर हमको कहीं भी यूज करना है तो उसको इम्पोर्ट भी करना होगा, वरना हम उसको उस फाइल के अंदर भी यूज नहीं कर सकते। ओके। उसके बाद नेमिंग हमने देखा कि पास्कल केस क्या होता है, केमल केस क्या होता है ना? किस तरह से इनके नेम होते हैं और किस तरह से रूल्स होते हैं उनको बनाने के, है ना? इस तरह से हमने चीजें देखी है। अब इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोफाइल कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, प्रोफाइल कार्ड आपको पता है क्या चीज होती है? पता है? एक वेबसाइट में हम, हमारी एक प्रोफाइल ऑप्शन होता है, वो भी हम अलग से अपना एक कंपोनेंट बना के रख सकते हैं। प्रोफाइल कार्ड पता है ना क्या होता है? यूजर प्रोफाइल वाला सेक्शन, जिस तरह से आपने अगर कोई वेबसाइट जैसे कि लाइक अमेजन पे आपने शॉपिंग करने के लिए एक प्रोफाइल तो क्रिएट की होगी, आपके प्रोफाइल में जाओगे तो आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना? वही सारी चीजें कि आप एक प्रोफाइल कंपोनेंट भी बना के रख सकते हो। अब इसमें अगर हम बात करें, प्रोफाइल कार्ड में हम क्या क्या रखने वाले हैं? प्रोफाइल पिक्चर, नेम, रोल और डिस्क्रिप्शन, है ना? इसके अंदर हम तीन फाइल्स बनाएंगे, app.js, प्रोफाइल और हेडर और फुटर ऑप्शनल है अभी के लिए, है ना? मैं आपको सिर्फ अभी app.js और प्रोफाइल का .js क्रिएट करके दिखाऊंगी। आपको असाइनमेंट दूंगी मैं, आप कि हेडर .js और फुटर .js पे खुद वर्क करके आओगे आप। क्योंकि हेडर .js में सिंपल हेडर वेबसाइट के बनाते हैं, इस तरह से हेडर बनाना होगा, फुटर में फुटर बनाना होगा। अब कोड बता रही हूँ ना, मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखो, इसकी किस तरह से फोल्डर और फाइल क्रिएट होगा वो बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सोर्स फोल्डर होगा, इसी के अंदर आपको काम करना है। इसके अलावा किसी फोल्डर को छेड़छाड़ नहीं करना होगी। सोर्स आपका ये समझ लो एक मेन गेट का एंट्री पॉइंट है आपके होम का। इस होम के अंदर ही आपको जो भी करना है कर सकते हो। आप पास वाले के रूम में झांक भी नहीं सकते, जाके घर पे झांक भी नहीं सकते। अगर आपने झांका तो आपका क्या होगा, कोड पूरा बिगड़ जाएगा। आपको पास वाले के घर में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ आपके ही घर में करना है। और सोर्स क्या है आपका, इस आरसी क्या है, मेन गेट है, इसके अंदर आना है। आ गए? आपके एक घर के अंदर क्या होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं सेपरेट रूम। वैसे ही हमारे सोर्स फोल्डर के अंदर अलग अलग रूम्स बना दिए हमने, है ना? हम यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने जिस तरह से बनाया कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, हम क्या बना सकते हैं, पेजेस नाम का फोल्डर, और भी हमको जो फोल्डर्स की नीड लगे बना सकते हैं। क्या खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सुन रहे हो? हाँ, ये तो अब देख के समझ में आ रहा है ना। और अब कंपोनेंट्स के हम के अंदर प्रोफाइल कार्ड, हेडर और फुटर बनाएंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले तुमको एक ऐप क्रिएट करना होगा। ऐप क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रोफाइल कार्ड कंपोनेंट नाम से एक ऐप बनाते हैं। कंपोनेंट नाम नहीं, इसका नाम रखते हैं प्रोफाइल कार्ड।
देखो आप लोग भी जिस तरह से मैंने एचटीएमएल पढ़ाई थी, सीएसएस पढ़ाई थी, जावास्क्रिप्ट पढ़ाई, जो भी चीजें पढ़ाई मैंने सबके सेपरेट सेपरेट फोल्डर बनाए थे और उसके अंदर आपने सारा कोड किया था। आप कुछ भी खिचड़ी नहीं बनाओगे है ना, आप वापस से क्या करोगे, रेट का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर ही प्रैक्टिस करोगे जो भी करोगे, ताकि आप लोगों को भी 10 दिन बाद भी आप देखो तो आपको खुद समझ में आपका कोड वरना आप खुद ही खिचड़ी लगेगी। तो यहाँ पर आ गए हम, टर्मिनल ऑन करते हैं। अब देखो कर लिया टर्मिनल ऑन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहली कमांड कौन बताएगा? नोट वाली कमांड लिखते हैं, लेकिन वो एक हमारी इच्छा हो तो लिखो, कंपलसरी नहीं है। वो हम सिर्फ वर्जन चेक करने के लिए लिखते हैं, है ना, कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। लाइक अगर हम यहाँ पे ठीक है, अरे यार ब्लैक बॉक्स से यही कहाँ से आते हैं। देखो ये नोट लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ उमेश के कहने पे कि नोट वी से क्या आता है। देखो वर्जन दिख रहा है कि इनके इसमें नोट जैसे इंस्टॉल है। अगर मुझे एनपीएम चेक करना हो तो एनपीएम भी चेक कर सकती हूँ मैं, एनपीएम हाइफन वी, दिखा, है ना। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको हर प्रोजेक्ट के पहले चेक करना है, ये जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कमांड है जिसकी वजह से आप वर्जन चेक कर रहे हो। मेन क्या है, एनपीएक्स क्रिएट, ठीक है, ये कमांड है हमारी। अब हम लास्ट में हमारे किसका प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। अब हमको स्पेस नहीं देना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल सी। स्पेस नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं, इवन यहाँ पर हम ये भी नहीं दे सकते हैं, प्रोफाइल कार्ड और इसके बीच में हम ये लगा सकते हैं सेपरेट के लिए। देख ली कमांड सबने? हाँ। प्रोफाइल कार्ड की जगह प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी आपका दोगे। ये सोर्स और बनना वाला सर से क्या एसआरसी? ये जब उधर बता इसमें बता इसको करने से क्या होगा पता है आपको? अब देखो इसने यस पूछा है ना, ये बोल रहा है कि आपको अगर सारे पैकेजेस इंस्टॉल करना है तो वाई प्रेस कर दो, तो वाई प्रेस करके एंटर कर दो। हाँ, सोर्स फोल्डर तो अपना आप बनेगा ना, अपन बनाएंगे थोड़ी एसआरसी फोल्डर के अंदर काम करेंगे। ये देखो यहाँ पे फोल्डर स्टार्ट होंगे बनना अभी। आ गया प्रोफाइल कार्ड बन गया प्रोजेक्ट, अपने आप बन गया प्रोजेक्ट। हाँ ऑटोमेटिकली बन जाता है ये। बन गया प्रोफाइल ये पैकेज डॉट जेएसएल। देखो और कम से कम 3 से 4 फाइल और 2-3 फोल्डर्स आ जाएंगे आप अपने आप। आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक कि ये प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस खत्म होगी तभी आपको छेड़ना है, वरना अगर ये छेड़ दिया तो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे सारे। अब देखो यहाँ पे पैकेजेस के नाम भी आते जाएंगे, यहाँ पे अभी 2-3 नाम ही दिख रहे हैं, और भी नाम आते जाएंगे। तो उमेश, फर्स्ट क्लास में यही चीज मैंने बताई थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी देखो समझ में आया ना, क्या करा, सिर्फ एक ही कमांड रन करी, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट एप, और प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है ना। लेकिन फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ इसलिए देखना है कि जो एसआरसी फोल्डर है ये तो आपको समझ में आ गया, इसके अलावा भी इसमें 2-3 फोल्डर्स होंगे, उसका क्या काम रहेगा वो समझने के लिए आप पहली वाली क्लास जरूर देखना, है ना। और नहीं समझ में आता है तो बात अलग है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना आ गया है, सिर्फ एक कमांड ही तो है। बस बैठे बैठे देखते रहो, कमांड रन हो रही, प्रोजेक्ट बन गया, खत्म, काम को डिलीवर कर दो। बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट है कि बेसिक प्रोजेक्ट इस तरह से क्रिएट। हो गया ये चीज को बतेगी पहले क्लास अलग से कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, यही है। मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ एक कमांड आपका सारा काम हो जाएगा। और हर बार आपको एक कमांड लिखनी होगी जब भी आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम तो के अंदर फाइल को बना के रख कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप रिएक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करो, उसके अंदर कुछ भी मत रखो। उसको जैसे मैंने टर्मिनल में ऑन किया और जाके npx create react कमांड लिखी, बस लिख दो, खत्म। अब देखो मैं हाथ मेरे ऊपर है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अपने आप बन रहा हुआ है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का काम बहुत इजी कर देती है लाइब्रेरी। अब समझ में आया? देखो मैंने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर का एक नाम दिया था, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी बन गया, दिख रहा ना? नहीं दिख रहा? अरे फोल्डर ये रहा, इधर इधर, है ना। ये फोल्डर अपने आप बना हुआ है, इसके अंदर आप कोड ओपन करके देखोगे ना तो आप बैठे बैठे देखा करोगे 2-3 महीने तक, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि इसमें बहुत सारा कोड होता है जो कि हमारे काम का नहीं है, ये किसके काम का है, कंपाइलर के काम का है। वो रन करता है, उसको समझता है खुद ही और खुद ही रन करता है। देखो बन गई 6 फाइल्स, मतलब 5-6 चीजें आ गई फाइल्स और फोल्डर्स मिला के। अभी और कमांड चल ही रही है, अभी हमारे पास और ऑटोमेटिकली फाइल्स आएगी। देखो हो गई कमांड खत्म। ये हमारा फिर से वो पाथ आ गया जो पहले पाथ था, ये देखो
ये सोर्स फोल्डर दिख गया आपका, सोर्स फोल्डर जिसके हम काम करने वाले हैं। ये रहा सोर्स फोल्डर, इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट फाइल्स आई है, चाहो तो रखो चाहो तो हटा दो। अब हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करने वाले, इसका नाम क्या रखेंगे हम? नहीं, फोल्डर का नाम क्या रखेंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट। कंपोनेंट रखेंगे ना। प्रोफाइल कार्ड तो इसके अंदर रखेंगे, ये सारे तो कंपोनेंट्स में आएंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट है प्रोफाइल कार्ड। एक मिनट, सिमिलर नाम देना पड़ेगा उधर। ओके, ये प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस। यार देखो ये एप डॉट जेएस है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है ना। बाय डिफॉल्ट एप डॉट जेएस आती है, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनका दिया हुआ कोड है, हमको हमारा कोड लिखना है। मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया था ना एप डॉट जेएस का, वही चीज है ये, ऊपर किया था ना, मतलब पहले अभी नोट्स में एक्सप्लेन, वही चीज है ये। अब कहाँ आ रही है रे? नहीं आ गया तो कमेंट लगाओ तो वाले। अरे तो कमेंट ये चीज रन ही नहीं होगी, एरर कहाँ से आएगी? कमेंट आउट चीज थोड़ी रन हो रही है इसमें। अब हटा देना, वो तो मैंने कमेंट कर दिया ताकि आपको ये जब मैं प्रोजेक्ट बताऊंगी। हाँ हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको ये सीएसएस भी लगानी भैया, हमको डिजाइन तो करना होगा ना, वरना हमारा कार्ड तो बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसे बिना कलर और इनके घर दिखता है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको हम अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अब ये फाइल कहाँ बनेगी, कौन बताएगा ये फाइल कहाँ बनेगी? क्या ये बना दूं मैं बाहर? कंपोनेंट्स में ही बनेगी। कंपोनेंट में हम चाहे ना तो एक सीएसएस नाम से फोल्डर बना सकते हैं और उसके अंदर भी डाल सकते हैं। बट हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं है, तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स। देखो ये सेम नाम दिख रहा है आपको, प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस और प्रोफाइल कार्ड डॉट सीएसएस। आपको चाहे मैं करंट किसी को फाइल शेयर करेगा तो क्या उसको देख के समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि इसकी फाइल जेएस की और सीएसएस की है ना? आएगा ना? आपको भी इनिशियल फर्स्ट लेवल से ही नाम ऐसे ही देने हैं कि आपको खुद भी समझ में आ जाए, 10 दिन बाद प्रोजेक्ट देख रहे हो तो, है ना? पता चला सीएसएस का नाम आप फाइल का कुछ और दे रहे हो ना, तब ढूंढते रह जाओगे कौन सी फाइल किसकी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं सीएसएस फाइल पर। ओके। तो सीएसएस में नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने दी है तो वो अपन नहीं भी चलाएंगे तो भी चलेगा, है ना? अब देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस पे चलते हैं। अब मैं ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया ना वही चीजें। इसमें देखो कि क्या ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है। स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन से देखते जाना है। सीएसएस को जिस तरह से हम एचटीएमएल फाइल में इंपोर्ट करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी इंपोर्ट करने का एक तरीका होता है, और ये है, बस इंपोर्ट कीवर्ड लिखो, इस तरह से नाम लिख दो, है ना? चाहे कोई सी भी सीएसएस फाइल हो, इस तरह से इंपोर्ट करेंगे हम। हाँ, इमेज है। के अंदर क्या? इमेज फाइल बनाएंगे उसमें कोड करना है। हाँ, ये जेएसई तो है फाइल अपनी, है ना? एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल नाम से कोई फाइल बनाएंगे ही नहीं हम पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट में, हम खुद से तो कोई एचटीएमएल फाइल बनाएंगे ही नहीं डॉट एचटीएमएल करके। अच्छे से देख लो, वन बाय वन वर्ड्स देख लो, उसके कोड कोड अच्छे से देखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, क्लास का प्रॉपर आईडी फंक्शन है ना ये कंपोनेंट बोलते हैं ना हम तो, प्रोफाइल कार्ड एक कंपोनेंट है। टारगेट करने का काम कर रहा है कंपोनेंट। क्लास का भी इस फाइल में यूज नहीं हुआ, बस क्लास का नाम दे दिया, वैसे क्लास नेम कार्ड है, इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं करा क्लास का हमने।
क्लास ऑब्वियसली हम वो जो एचटीएमएल में क्लास दे रहे थे ना, बस वही क्लास है। बस ये क्लास नेम इसलिए कर दिया क्योंकि क्लास एक कीवर्ड रिजर्व्ड है, जो कि जावास्क्रिप्ट का राज है उसके ऊपर। अब ये कह सकते हो, अब उसके लिए यूनिक बनाने के लिए उसने क्लास नेम कर दिया रिएक्ट के अंदर। बाकी इसका कोई अलग से रोल नहीं है, जो क्लास काम कर रही थी वही क्लास नेम है। आया समझ में? ये एक्सपोर्ट कहाँ पे करेंगे इसको? नीचे देखो ना, एक्सपोर्ट लिखित है। एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? हाँ, इंपोर्ट पूछो ना। ओके, App.js इसका में इंपोर्ट हम करेंगे एप डॉट जेएस के अंदर। देखो जरूरी नहीं है कि एप डॉट जेएस में ही करें। हम ना ये भी समझ सकते हैं कि 10 फाइल बना ली और कोई भी किसी के भी अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ हम चाहते हैं कि ये चीज इसके बाद दिखे या ये चीज दिखे, वो कर सकते हैं। मतलब ये ना आपको प्रोजेक्ट बनाते बनाते समझ में आ जाएगा कि कौन सी फाइल किसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। यहाँ पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट एप डॉट जेएस दिए, तो हम एप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर रहे हैं ना। वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी तक तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ समझ में आ रहा है। कोई ऐसी चीज लगी क्या कोड में कि नहीं आ रही है? कहाँ क्लास नेम? हाँ, आप देखो ये मत सोचो कि आप रिएक्ट पढ़ रहे हो। आप ये सोचो कि एक नॉर्मल एचटीएमएल लिखी आपने, है ना। जेएसएक्स को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जेएसएक्स एक तरह से कुछ अलग से नहीं है। हम सिर्फ रिटर्न कीवर्ड के अंदर लिख रहे हैं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख पा रहे हैं, इसलिए हम इसको जेएसएक्स बोल रहे हैं। इसके अलावा जेएसएक्स में कुछ अलग से हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर हमने क्लास नेम लिखा है, मतलब वो क्लास ही है जो पिछली क्लास में हम पढ़ते आ रहे थे ना। क्लास कीवर्ड लिख देते थे और उसका एक्सेस करते थे। क्यों क्यों लगाते थे हम क्लास? क्योंकि हमको मल्टीपल एलिमेंट्स पे या सीएसएस अप्लाई करना हो या जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना होती थी। अब वही चीज यहाँ पे क्लास नेम में कन्वर्ट हो गई है, बाकी इसका कुछ भी यूज नहीं अलग से। ठीक है, अब ये पायल, तो समझ में आया। हाँ, कोई सा हमको अगर फंक्शन लेना है तो हमको उसमें ना फ्रॉम लगाना पड़ता है, बट अगर हमको कोई सी फाइल लेनी है तो हमको उसको डॉट प्रोफाइल कार्ड डॉट सीएसएस जैसे आपने लिखा फाइल का नेम लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसा कुछ हो? ये यहाँ पर हाँ। ये फोल्डर का पाथ है, मतलब नहीं। कि हाँ। हाँ, ये फोल्डर का पाथ तो है, बट हम्म, हमने जो उधर पढ़ा है ना उसमें कंपोनेंट के अंदर फोल्डर का पाथ और फ्रॉम करके लिखा हुआ था। ये ना, हाँ। हाँ, क्योंकि हमको देखो वहां पर क्या, यहाँ पर ना हमको एक फाइल के अंदर का फंक्शन उठाना रहता था, इसलिए हमको लिखना पड़ता था पहले फंक्शन का नाम, कि हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है, इसलिए हमने लिखा प्रोफाइल कार्ड। ये एक फंक्शन का नेम है। और फिर अभी हाँ, एक एक करके चलते हैं, 1 मिनट है ना योगिता, सबको बता देते हैं कि हम एप डॉट जेएस पे आ रहे हैं। अब ये हाँ। प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस तो सभी को आ गई ना। अब हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस को हम यूज करने वाले हैं किसके अंदर? एप डॉट जेएस के अंदर। वही योगिता ने क्वेश्चन पूछा है, हम उसी पर आगे चल रहे हैं। ठीक है, एप डॉट जेएस पे आ गए। पहली लाइन हमने क्या किया है, मैंने ये रूल तो बता ही दिया है कि कोई सी भी जेएस फाइल हो, सबसे पहले क्या करोगे आप तो? अरे आप इतना धीरे बोलते हो कि योगिता को भी आवाज नहीं जाती हो। रिएक्ट को इम्पोर्ट करेंगे। हाँ, सभी को बोल रही हो ना। क्या करते हैं हम, रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। कर दिया। सेकंड लाइन पे क्या किया है हमने? प्रोफाइल कार्ड करते हैं। अब आया समझ में? आप लोग पूछ रहे थे ना कि प्रोफाइल कार्ड को कहाँ इंपोर्ट करेंगे, कर लिया हमने इंपोर्ट। इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत आई क्या? है ना। तो योगिता का क्वेश्चन ये था कि हम अगर किसी फोल्डर से किसी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको ये लिखना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन या कौन सा कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने लिखा प्रोफाइल कार्ड, मतलब कि प्रोफाइल कार्ड नाम का एक कंपोनेंट बना हुआ है भैया। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ है? फ्रॉम मतलब कि सही है, तो इंग्लिश वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ है? आपकी इसमें इसी सेम डायरेक्टरी, सबसे पहले डॉट लगा हुआ है और स्लैश लगा हुआ है, मतलब कि सेम डायरेक्टरी। कौन से सेम डायरेक्टरी? एप डॉट जेएस फाइल जहां बनी हुई है। अब देखते हैं जाके एप डॉट जेएस फाइल कहाँ बनी हुई है। दिख रही है एप डॉट जेएस फाइल? ये रही। किस फोल्डर के अंदर है? कंपोनेंट नाम के नहीं, कंपोनेंट के बाहर है, सोर्स फोल्डर के अंदर है ना। मतलब कि कंपोनेंट फोल्डर और एप डॉट जेएस सेम डायरेक्टरी पे है ना। और हम जो प्रोफाइल कार्ड बना के आए वो कौन से फोल्डर के अंदर बना के आए? कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बना के आए। तो सबसे पहले हमने लिखा डॉट स्लैश, तो हम बता रहे हैं कि हम सेम डायरेक्टरी पे हैं। वो बोल रहा है कि कंपोनेंट और एप डॉट जेएस सेम डायरेक्टरी पे है। उसके जस्ट अंदर क्या गया? कंपोनेंट के अंदर गए। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर जाने के बाद हमने एक फाइल का नाम लिखा है जो हमको फाइल चाहिए। तो कौन सी फाइल चाहिए हमको? क्या गुनगुन गुनगुन चल रहा है? प्रोफाइल कार्ड। प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस। ठीक है, तो हम ये डॉट जेएस लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तक आया सबको समझ में। लेकिन अगर मुझे सीएसएस को इंपोर्ट करना होता है तो मैं क्या लिखती हूँ? डायरेक्टली फाइल का नाम लिखती हूँ। वहां हम फोल्डर का नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने फोल्डर का नाम कोई दिया ही नहीं है। ये रहा, कहाँ गई? ये रही। और योगिता, अगर हम किसी जैसे सीएसएस नाम से कोई फोल्डर बनाया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी डॉट स्लैश सीएसएस
देन फिर स्लैश फिर प्रोफाइल कार्ड डॉट सीएसएस। ये तो जनरली हम पाथ जैसे यूज करता है ना, वैसे ही फोल्डर का पाथ यूज करना है। यहाँ पर फ्रॉम वर्ड यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम किसी फोल्डर का यूज कर ही नहीं रहे यहाँ पर। ठीक है। मतलब हमने इस चीज को एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, सीएसएस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पर देखो सीएसएस की फाइल दिखाती हूँ मैं आपको, ये रही। क्या आपको इसमें कहीं पर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिख रहा है? नॉर्मल जो जनरली सीएसएस लिखते हो वैसे ही सीएसएस लगाइए। बस इसको इंपोर्ट जरूर करना है ताकि आपको मतलब मतलब जो रन कर रहा है उसको तो पता चले कि हाँ भैया कौन से सीएसएस अप्लाई करना है मुझे, है ना। सीएसएस को एक्सपोर्ट नहीं करना है। हाँ। इज दैट क्लियर? है ना। अब एप नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, इसको देखो क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के चलो, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने बोला था ना प्रोजेक्ट के पहले ही मैं प्रोजेक्ट की चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। कॉल नहीं उठाओगे? अभी काम की चीज चल रही है, इस पे ध्यान दो। काम अच्छा, मुझे लगा ये भी हाथ में मोबाइल लेके बैठे, इनका कॉल आया। बस मैं आ रहा ओके, मोबाइल डेस्कटॉप अपने सामने डेस्क पे रख दो, फोकस करो क्या कर रहे हैं हम आगे। आ गया समझ। आया समझ में? ये प्रोफाइल कार्ड करके क्या करा है, क्या है अंदर, अंदर क्या है, ये समझ में आया? 2 बार मोबाइल कार्ड सकते हैं 10 बार भी हाँ, लिख सकती हूँ मैं चाहूँ तो। ये इंपोर्ट कराने का वो फाइल दे दे। शो हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड, ये डिव के नीचे जो डॉट 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 आ रही है, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, 36। वो तो वीएस कोड की तरफ से आ रहा है, वो तो ऐसे ही कुछ बता रहा है कि डिक्लेरेशन फाइंड नहीं हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो एरर नहीं है, एक तरह से अभी रन करके दिखाऊंगी एरर नहीं आएगी। दो क्या? प्रोफाइल कार्ड देखो, मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैं इसको जितनी बार कॉल करूंगी उतनी बार कॉल हो जाएगा और यूआई पर डिस्प्ले हो जाएगा। अभी इस केस में कितने प्रोफाइल कार्ड डिस्प्ले हो जाएंगे यूआई पर? 2 हो जाएंगे। अगर मैं 10 कर दूंगी तो 10 डिस्प्ले हो जाएंगे, है ना। अभी देखो, पहले तो हमें इसको रन करते हैं ना, ये तो कोड समझ में आ गया, है ना। क्या? ठीक है, ये समझ में आया। अब इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, भैया हमें ये भी कहीं यूज करना है इसलिए हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। प्रोफाइल कार्ड को एक्सपोर्ट करके हमने एप डॉट जेएस में इंपोर्ट किया, एप डॉट जेएस को एक्सपोर्ट करके इसको हम कहीं में यूज करने वाले हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। ये मेन फाइल है हमारी। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, सबसे मेन एंट्री पॉइंट है। पहले यहीं पर आता है, रन होता है ना जब प्रोजेक्ट, सबसे पहले यहीं पर चेक करता है कि यहाँ पर कौन सी फाइल कॉल हुई है, यहाँ पर कौन सी कॉल हुई है, ऐप, है ना। सबसे पहले क्या करा हमने, एक कमांड रन होती है, वो कमांड में बताती है, जैसे हमने npm स्टार्ट एक कमांड है, उसको रन किया वैसे ही रन होते ही सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस फाइल चेक होगी। यहाँ पर चेक किया कितने कंपोनेंट्स है, सबसे पहले हमको दिख गया एंट्री पॉइंट पे ऐप है, ये गया कॉल हुआ, कहाँ पर जाएगा ये ऐप के पास से। ये रन हुआ, देखा इसके अंदर 2 कार्ड कॉल है, कौन कौन से 2 कार्ड है, फिर ये रन होते हुए जाएगा इसके पास, तो ये रन हो जाएगा, खत्म, है ना। तो ये ऐसे 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 करके जाता जाएगा। अब 10 फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, खेलते रहो इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस के लिए ना ये चीजें करना चाहिए। आप कौन सा क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हो, कल ही प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, आप इस चीज के साथ खेल भी सकते हो, फाइल दे एक्सपोर्ट दे। इंपोर्ट। हम्म। सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में जाएगा, फिर हाँ ऐप डॉट जेएस में जाएगा, फिर हाँ हमने जो फाइल को क्रिएट किया, मतलब वहां पे जो भी हमने लिख रखा है उस पे जाएगा, है ना? हाँ। बट आप लोगों को बता दूं, ऐसा वहम मत रखना कि एप डॉट जेएस फिक्स नाम है, ऐप का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ऐप की जगह आप कुछ भी लिखोगे तो आ जाएगा। बट प्रीफर करना कि कोई रिलेटेबल नेम हो, अपना खुद का नाम मत दे देना उसके अंदर, है ना। तो इसको सोर्स के अंदर रख सकते ये सोर्स के अंदर ही है, हैं सोर्स फोल्डर के अंदर ही हो गया सोर्स नाम के फोल्डर वो कंपोनेंट के बाहर है लेकिन सोर्स के अंदर है। इसके अंदर कंपोनेंट अपन सोर्स के अंदर ही काम करेंगे। देखो ये सोर्स फोल्डर बंद कर दिया, सब बंद हो गया ना, ये सोर्स को ऑन करिए, कचरा दिख रहा है सारा। कंपोनेंट के अंदर रख सकते हैं दो सोर्स नहीं, ये बाहर ही रहेगी। पहले सोर्स बनाना पड़ेगा फिर कंपोनेंट यहाँ कंपोनेंट के अंदर आप कुछ भी बनाओ, हेडर फुटर। हाँ, अब आज पहले रन करके दिखा दीजिए। अब ये माइंड में रन हो गया सबके, प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं कौन सा। एनपीएम लिखा हमने, स्टार्ट लिखा, देखो अब ये जैसे ही मैं लिख रही हूँ प्रोसेस चलाओ कि सबसे पहले कौन सी फाइल के पास जाएगा। हाँ हाँ लिख रही हूँ। अरे पर ठीक है, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी। आ जाएगा देखो, मैं जैसे ही कमांड रन करूंगी, आप सोचो आपका दिमाग एक कंपाइलर है, कौन सी फाइल के पास पहले जाएगा, कौन सी फिर जाएगा, फिर क्या रन होगा, खुद के दिमाग में रन करना है।
अब आई एरर, चलो देखते क्या एरर है। अब देखो यहाँ पर ना एक एरर दिखा रहा है, उसको हम फाइंड करते हैं। हमारे पास पैकेज डॉट जेसन फाइल है, हाँ है। एरर पढ़ते हैं, दिस इज रिलेटेड टू npm नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ फाइल। ओके, इसको ना पैकेज डॉट जेसन फाइल मिल नहीं रही है। अब देखते हैं कि क्या दिक्कत आई है। ओके, देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ है पता है आपको? एक्चुअल में पाथ देखो, हमने जो npm स्टार्ट किया है वो कौन सा पाथ पे है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? फाइल कार्ड प्रोफाइल कार्ड है ना? और अभी हम यहाँ जब कमांड रन कर रहे हैं कौन से वाले पाथ पे कर रहे हैं? रिएक्ट के रिएक्ट ऊपर कर रहे हैं। हमको अभी प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए कौन सी कमांड होती है? सीडी सीडी कमांड होती है, तो हम लिखेंगे सीडी। और हाँ, प्रोफाइल कार्ड, CARD, अरे एक मिनट, ओके। तो हमको ये लिखा, तो हम आ गए प्रोफाइल कार्ड के अंदर। अब हमको ऊपर वाली कमांड रन करना है, npm स्टार्ट। ठीक है, अब आ जाएगा, ये हो गया रन। ये अलाउ कर देना है, तब तभी वो रन करेगा। वो परमिशन मांग रहा है, ये हर बार नहीं मांगेगा परमिशन, वो पहली बार में मांग रहा है, इनकेस में अभी तक रन नहीं किया था इसलिए। ये हमारा आ गया प्रोफाइल कार्ड, अभी आ रहा है, थोड़ा सा रन होके, वरना कह दोगे हमको दिख ही नहीं रहा कि कहाँ आ रहा है। दिख गया? ये देखो दिख गया। ये 2 बार दिख रहा है क्योंकि हमने 2 बार कॉल किया है। अगर मैं चाहूँ कि इसको मेरे को और ज्यादा बार दिखाना है तो मैं कहा, अरे आप लोग क्या है, शुरू हो जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में। मैं ना कल से शिवम और उमेश को अलग अलग बिठाऊंगी। देखो, ये 5 बार कॉल कर दिया, तो प्रोफाइल कार्ड कितने बार दिखेगा? 5 बार। ये देखो, 1 2 3 4 5, है ना? दिख रहा है? आप जो चीजें बनाओगे, अब हेडर बनाओगे तो आपको हेडर को कहाँ कॉल करना होगा पता है? यहाँ पर बताती हूँ। ये जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे आपको हेडर को कॉल करना होगा। हेडर को कॉल कैसे करोगे? HE कैपिटल लिखना होगा, HEA, हेडर्स। हेडर के बाद यहाँ पे ऑब्लाइक, ये स्पेस देना जरूरी है ना, ये जो मैंने स्पेस दिया है ना, ये स्पेस देना जरूरी है। अगर ये स्पेस नहीं दोगे तो रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक स्पेस देना जरूरी है। अब देखो, ये हेडर हो गया। यहाँ नीचे आप फुटर बना दोगे। वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया ही नहीं ना। मत फोन उठाओ कोई भी 2 मिनट के लिए। फुटर, पूरी लिंक टूट जाती है इसलिए। देखो, हो गया, डन। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से कॉल होगा। ठीक है, ये मैं कोड दे देती हूँ, या तो आपको ग्रुप में, वैसे तो कोड पूरा आपको नोट्स में सभी दे रखा है, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन आप फिर भी अगर चाहते हो कि आपको कोड दिखे तो ये दिख जाएगा, यहाँ पर दिख गया है ना? इस तरह से हेडर फुटर कॉल करना है। तो कल का असाइनमेंट क्या रहेगा आपका? आपको ये प्रोफाइल कार्ड सेम बनाना है। भले आप कोई भी कलर चेंज मत करो, मुझे नहीं चाहिए कलर चेंज। आपको आपको बस जितना मैंने किया है सेम एज इट इज काम करना है। ठीक है, आपको इसी तरह से बनाना है। हेडर आपको बनाना है और फुटर आपको बनाना है। अब हेडर फुटर यहाँ कॉल तो कर दिया, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर, जैसे यहाँ पर ये कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, यहाँ पर हेडर डॉट जेएस, फुटर डॉट जेएस फाइल बनानी होगी। हेडर के लिए हेडर डॉट सीएसएस, फुटर के लिए फुटर डॉट सीएसएस। बना लिया? बना लिया। ऐप डॉट जेएस में जाना, यहाँ पे इंपोर्ट करना, यहाँ कॉल कर देना इनको, बस खत्म। आपका काम इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर है सभी को? हाँ, ये आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन आपके असाइनमेंट चाहिए मुझे कल। ठीक है, हाँ ठीक, वीडियो भी दे दूंगी मैं। बाकी नोट्स भी है, नोट्स को भी फॉलो करना सीखो, क्योंकि हर बार